हेलो एवरीवन। जो भी कैंडिडेट 68 बीपीएससी में प्री में अपियर होने वाले हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वीडियो को देखें। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप और कंटिन्यू कर सकते हैं इस सीरीज में, इन द सेंस सीरीज इन द सिर्फ नहीं, और बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया जाएगा रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। सब्जेक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। हिस्ट्री का 67 जो री एग्जाम था, उसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, और रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम्स तक कुछ कुछ चीजें हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बीपीएससी एग्जाम से मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। ये 67 जो बीपीएससी अभी जिसका जस्ट मेंस कंक्लूड हुआ, इसमें मेरे प्री में 123 मार्क्स आए। इसके पहले मैं इंटरव्यू में अपियर हो चुका हूँ। एक्चुअली मैं एज ए टीचर हूँ, तो बहुत सारे लोग जो असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि असिस्टेंट कमांडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कहीं से भी हो, तो मोर और लेस कभी ना कभी हो सकता, मुझे लगता है कि शायद आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन बीपीएससी के संबंध में मैंने कभी वीडियो ऐसा सच नहीं बनाया। इन स्पाइट ऑफ इस एग्जाम से जुड़े हुए रहने के बावजूद कभी मैंने टेस्ट वगैरह जरूर बनाया था। इवन यूपीपीसीएस के लिए मैंने टेस्ट बनाया, बीपीएससी के लिए टेस्ट बनाया, यूपीएससी के लिए टेस्ट बनाया, और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तो मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। तो मैंने सोचा चलो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए थे, उन्होंने फोकस किया, फोर्स किया कि सर थोड़ा सा बीपीएससी वालों पर भी ध्यान दीजिए कुछ उस पर। आई नो ऑलरेडी एन नंबर ऑफ टीचर्स हैं, हमसे बेटर टीचर्स हैं, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स को अच्छे लगते हैं, कुछ कैंडिडेट्स जुड़ते हैं, तो मैं इसको भी कंटिन्यू आगे रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं मेंस भी लिखा हूँ कई बार, यूपीपीसीएस का भी लिखा हूँ, बीपीएससी का भी लिखा हूँ, सीएससी का भी मेंस लिखा हूँ। तो इसमें शायद मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ, तो जरूर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपका कैसा रिस्पांस रहता है। यदि लोगों का, स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का रिस्पांस अच्छा होता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज जो भी असिस्टेंट कमांडेंट के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, वो करता ही रहूंगा। कुछ चीजें बताने से पहले, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज रंजीत कुमार, वो ऑलरेडी मैं आपने देखा हुआ है। एक्स असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रह चुका हूँ 2013 बैच का। मैं आईबी में भी क्वालिफाइड था, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ज्वाइन। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ इकोनॉमिक्स में, प्लस नेट क्वालिफाई हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और ऑल्सो बीपीएससी इंटरव्यू में अपेयर हुआ, मेंस लिखा, सीएससी यूपीएससी का भी मेंस लिखा, यूपीपीसीएस का मल्टीपल टाइम मेंस लिखा, एंड समथिंग मोर। प्लस मेरे पास बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी ग्रेजुएशन है, प्लस सेकंड ग्रेजुएशन मेरा बीए है। सो मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, ये फिलोसफी और इकोनॉमिक्स में, एमए इकोनॉमिक्स ये, एंड एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनल ईयर का एग्जाम्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, बट मैं नेट क्वालिफाई इसमें भी कर चुका हूँ। पीजी ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ। फिर पीजी ये आपका गांधी एंड पीस स्टडीज, and plus 20 certification courses from different IITs NPTEL program के तहत, and something more. So I'm sorry for that, just एक brief introduction. मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ओके। ये मैं लास्ट बीपीएससी के 3 एग्जाम्स के मैं अपने मार्क्स दिखा रहा हूँ। ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मैं ये आप पर बोझ टाइप का नहीं थोप रहा हूँ। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए टीचर, और मैं अपने काम में भी बिजी रहता हूँ, और मैं मेरा मेजर फोकस मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि असिस्टेंट कमांडेंट, क्योंकि मैं असिस्टेंट कमांडेंट रह चुका हूँ, तो मेरा मेन एरिया जो फोकस का है वो असिस्टेंट कमांडेंट है, तो उसमें मैं मैक्सिमम अपना टाइम देता हूँ। बट बीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, चूंकि मैंने कई बार दिया इस एग्जाम को, और मुझे ये नहीं लगा कि इतना चैलेंज, जबकि मैं स्पेसिफिक, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं चीजों को करूं। लेकिन मैं अपने मार्क्स के थ्रू इस वजह से दिखाना चाहता हूं कि ऐसा ना लगे। बहुत बार क्या होता है ना कि टीचर ये है, बकवास तो बहुत कर रहा है, खुद देगा ना तो आटे चावल का भाव पता चल जाएगा। मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी दिया, मैं क्वालिफाई किया, जॉब भी किया कुछ दिन, फिर मैंने छोड़ा, जो भी मेरी अपनी पर्सनल रीजंस थे। सीएससी का भी मेंस लिखा। ऑब्वियसली हर कोई एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता है, तो आईएएस उसका फर्स्ट ख्वाब रहता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जिन्हें किसी को आईपीएस चाहिए, किसी को आईएफएस, बट उस चीज में हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। लेकिन सीएससी में आईएएस उसका मेन ख्वाब होता है। ऑब्वियसली कभी मेरा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली
नहीं फुलफिल हो पाया। लेकिन डिफरेंट एग्जाम्स को मैं जब देखता हूँ तो इतने मुश्किल नहीं है यदि आप डेडिकेटेड स्टडी करो। बहुत बार मैं अपने लाइफ में देखता हूँ तो ये नंबर ऑफ चीजों में एनर्जी डेविएट हुआ, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डू। तो ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ स्टूडेंट्स को बता पाऊँ, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, यही चीज मैं इसमें कर रहा हूँ। तो ये 67 में यदि देखोगे तो मेरे 123 मार्क्स है। 66 देखोगे तो 66 में मेरे 110 है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 108 था। और ये सीडीपीओ का है, तो सीडीपीओ में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो 105 है, तो मेरा 108 है। तो ये ऑब्वियसली है, ये हाईएस्ट स्कोर 123 रहा। अब यदि हम देखें तो 68 बीपीएससी यदि आप देखोगे तो इसमें क्या है, आपके निगेटिव मार्किंग है। अभी यदि आप बीपीएससी का एग्जाम देखो तो एक स्टैंडर्ड को दो चीजें होती है किसी एग्जाम को अलग अलग तरीके से देखने के। एक तरीका देखो तो बीपीएससी का एग्जाम इस समय सबसे टफ में से है। टफ में कैसे है, आपके पास 5 ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस को 6 ऑप्शंस में करके देखो, क्योंकि जो ई ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। एक से अधिक भी हो सकते हैं या कोई भी नहीं। तो क्या है, लिटरली आपके पास 6 ऑप्शंस हो, उसके बाद उसमें निगेटिव मार्किंग ऐड किया जाए तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन एक इसको अलग तरीके से देखो कि जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड होते हैं, आप इन चीजों को, मैं स्ट्रेटजी कुछ चीजें जो मैंने किया और कुछ आपको करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन आप पेपर के स्टैंडर्ड को देखोगे तो पेपर के स्टैंडर्ड नो डाउट कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इजी नेचर के होते हैं। तो इवन इफ आपके पास ये पांचवा ऑप्शंस भी है, चीजों को यदि आप सही से करते हो तो उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, एक हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट होता है तो कट ऑफ उस रेंज में जितना जाना चाहिए उतना नहीं जाता। तो इस बार जब फर्स्ट टाइम निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है तो लिटिल कट ऑफ जो है कम आएगा। ऑब्वियसली जो नन निगेटिव नहीं था तो आप 150 के 150 पूरे अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास निगेटिव मार्किंग होगा तो आप 150 में से 150 नहीं अटेम्प्ट करोगे, 150 में से कितने अटेम्प्ट करोगे आप, सपोज 130 करोगे, 135 करोगे, 140 करोगे। हाँ, कुछ फ्यू एक्सेप्शंस होंगे ऐसे बंदे, जो दो टाइप के लोग होते हैं जो 150 अटेम्प्ट करते हैं। एक तो है कि जिनको कोई मतलब नहीं है, चलो सारे कर दो, जो होना है होगा, तो इनको कोई डरने की बात ही नहीं है। एक वो कैंडिडेट कि हम सेफ मार्क्स में आ चुके हैं, कि सपोज कट ऑफ अब ऑब्वियसली है, जब अभी इस बार देखो 113 कट ऑफ गया, लेकिन क्या नेक्स्ट ईयर 113 जाएगा? नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जब है, सीट्स कम है, फिर भी निगेटिव मार्किंग जब इंट्रोड्यूस किया गया तो कट ऑफ तो क्या है, 100 के आसपास रहेगा ना। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि 110 प्लस हम करने की कोशिश ये करें। तो जब निगेटिव इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ कैंडिडेट ये होते हैं कि चलो हम इतने कर चुके हैं कि 105 मेरे प्लस बन रहे हैं, अब बन जाएंगे, उसके बाद वो रिस्क। तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम होता है, जब भी किसी में आप इंडिया के किसी भी एग्जाम को लेकर के देखो, जब भी न्यू पैटर्न, न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होती है तो वो आपके कट ऑफ जो है लिटिल लेस होते हैं, क्योंकि जब तक कैंडिडेट चीजों को समझ पाते हैं कि हाँ किस ढंग से चीजों को करना है। अब जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एन नंबर ऑफ एग्जाम्स दे चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना कि इंट्रोड्यूस करो नहीं करो, ये चीजें क्या होना है नहीं होना है। दैट्स द थिंग, ये आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो जाते हो तो फिर आप जल्दी अडेप्ट कर जाते हो। लेकिन हर कैंडिडेट तो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। मैं ऑब्वियसली है, मैं बीपीएससी पे मैंने बोला कि मैं कोई ना वीडियोज बनाता हूँ ना मैं कहीं किसी फोरम वगैरह में मैं इस पर कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन इस बार चूंकि मेरे से जो पर्सनल कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऑलरेडी फाइनली सिलेक्शन भी हुए, कुछ लोग हैं अंडर 100 में भी आए, तो उन लोगों का ये था रिक्वेस्ट कि सर जब आप इस चीजों को समझते हैं तो लिटिल आप भी इस पर ये कर सकते हैं। तो जब मैं कभी कभी देखता हूं तो कुछ सो कॉल्ड जो भी हमसे मोर नॉलेजेबल हैं इस फील्ड के, बोलेंगे 6 लाख कैंडिडेट के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा।
अब 6 लाख कैंडिडेट के साथ मैंने जब देखा 67 में 6 लाख में 3,20,000 समथिंग अपियर हुए। इसका मतलब 2,80,000 लोग जो एग्जाम नहीं दिए, उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं कि उनका भी एक्चुअली भविष्य खराब हो गया। सरकार को ये चाहिए था कि घर से जबरदस्ती खींच करके और प्री उनको क्वालिफाई करवा देना चाहिए था। जब आप ये देखते हो तो हमेशा किसी भी एग्जाम में लो तो ये ऐसा नहीं होता ना कि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एकदम प्रबल दावेदार नहीं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो, एक तो मोर और लेस हाफ ही अपियर होते हैं। तो जब हाफ अपियर होते हैं, सपोज आप 6 लाख में से 3,20,000 अपियर हुए, तो मैं जहां तक मानता हूं कि कंपटीशन मोर और लेस 20% में होता है। तो यदि आपके 3,20,000 कैंडिडेट अपियर हुए थे, तो आपका कंपटीशन एक्चुअल में 64,000 में होना चाहिए, यदि आप प्रिपरेशन सीरियस में कर रहे हो तो। अब सीरियस में नहीं कर रहे हो, सिर्फ घर वालों को कि मैं बीपीएससी का कर रहा हूं, मैं यूपीएससी का कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो का, तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आपके पास 64,000 कैंडिडेट में आपका कंपटीशन था, 64,000 कंपटीशन में था। तो लेकिन अब आप यदि जनरल कैंडिडेट में हो, तो आपको क्या है, 34 मेल हो यदि जनरल कैंडिडेट में, तो 3400 के अंदर आना था। तो 3400 के अंदर आना था। अब अदरवाइज रिजल्ट तो आपके 11,500 हुए। लेकिन आपको ये मान करके, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको ये मान करके चलना है कि मोर और लेस कि जनरल के कितने सीट्स हैं और उस आधार पे कितने कट ऑफ जाएंगे। यदि ये आप टारगेट लेकर के रखते हो, तो आपको थोड़ा सा सहूलियत मिलती है कि एक मोटिवेशन हाई रहता है, ये चीजें। ठीक है। अब ये जो भी उपदेश हुआ, ये सारी चीजें चलती रहेगी। मैं कुछ कुछ चीजों को रेगुलर रूप से कोशिश करूंगा, प्रेजेंट करता रहूंगा। ठीक है। जब एक बार वो जो कहते हैं ना कि एक बार जब शुरुआत कर दी तो फिर कर दी, तो ये इन चीजों पे मैं बीच बीच में आपको देता रहूंगा। जो भी आपको क्वेश्चन क्यूरी वगैरह आएंगे, जो कुछ रहेगा, मैं उसके आधार पे चीजों से को डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल, अब सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि एक तरह से मैं जो भी मल्टीपल टाइम्स दिया, तो इजीली कंफर्ट का कारण क्या। एक सबसे चीजें जो होती है कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि प्रीवियस के 10 एग्जाम्स जो आपके हुए हैं, 10 पेपर्स जो हैं, उसको आपको ध्यान प्रॉपर तरीका से रखो। आप बहुत सारे में देखो, हिस्ट्री में देखोगे, हिस्ट्री और साइंस ये दो बहुत मेजर ये सेक्शन है। हिस्ट्री में देखो 35, 38, 38 क्वेश्चंस तक पूछे आपके गए हैं। अब यदि बिहार हिस्ट्री का पूछ दो तो समटाइम 40 प्लस आपका पहुंच जाएगा। तो सोचो 30 से 40 आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, 30 to 40 करीब आपके साइंस के मोर और लेस रहते हैं। तो देखा जाए हाफ आपका ये दोनों सेक्शन कवर हो जा रहा। और आप किसी भी ईयर जस्ट आप ये करो, 67 जो लास्ट री हुआ, ऑब्वियसली 67 में 2 एग्जाम्स हुए, एक कैंसिल वाला और एक जिसमें जिसका अभी मेंस हुआ। तो यदि देखा जाए, आप 67 री एग्जाम को उठा करके देखो और प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के पेपर को देखो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो सबसे पहली ध्यान रखो कि 10 जो ईयर्स 10 लास्ट के जो एग्जाम्स हुए हैं, उसके हर क्वेश्चंस पे आपका कमांड होना चाहिए, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स है। अब जो 5 ईयर्स पहले, 10 ईयर्स पहले, इनफैक्ट पहले देखो कंपाइल होता था सपोज 56 से 59। अब 56 से 59 क्या है, 4 एग्जाम्स को क्लब करके बनाया। 60 से 62, तो 60 से 62 3 ईयर्स के एग्जाम को क्लब, 63rd से देखोगे कि ये 1 ईयर का हो रहा है। तो 10, अब इसको एक आप मानो, ये 4 ईयर नहीं, 1 एग्जाम इसको मान के चलो। तो जब 10 का करते हो तो उसमें जो करंट मान के चलो, ये में 10 में पहले जाओगे तो 15 साल पहले का जीएस। तो उस 15 साल पहले का जीएस का तो कोई, सॉरी, करंट अफेयर्स का तो कोई मतलब नहीं है। तो करंट अफेयर्स जो कोई उसका आद रिलेवेंस नहीं है, उसको छोड़ दो। बाकी के क्वेश्चन, चाहे वो मैथ के हों, एप्टीट्यूड के हों, या हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, साइंस के हों, सारे के सारे पॉलिटी के हों, वो एटलीस्ट उसमें जीरो टॉलरेंस आपका होना चाहिए कि उसमें जीरो एरर। पहला बात ये, मैं अपने ये एग्जाम्स में देख रहा हूं, जो मैथ और क्वांट वाला है, 10 आउट ऑफ 10 इसमें सही रहता है। तो 10 आउट ऑफ 10 सही है, तो ये हमारे ये इसके ऊपर प्रेशर नहीं है। अब करंट अफेयर्स वगैरह देखो, एन नंबर ऑफ चैनल्स हैं, आप जो जिनसे जुड़े हुए हो उनसे जुड़े हुए रहो। जिनको 1 2 3 जितने चैनल से आप, लेकिन उतने ही चैनल से जुड़े हो जिनका कि आप कवर कर सकते हो। सिर्फ आप बहुत ऐसे कैंडिडेट्स के ये हैबिट्स होते हैं, सॉरी,
कि एक बार देखे, 2 मिनट वीडियो को देखे, बोला नहीं मजा नहीं आ रहा, छोड़ दिए। फिर दूसरे चैनल में गए, वहां के वीडियो देखने लगे, फिर 2-3 क्वेश्चन देखे, फिर उसको छोड़ दिए। जिनसे भी आप जुड़े हुए रहते हो, कोई भी एक चीज ध्यान रखो, कोई भी टीचर हो, कोई भी मेंटर है, वो कोई भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई रसिया और यूक्रेन में कुछ चल रहा है तो वो सब लोग कवर करेंगे। यदि बिहार के मुख्यमंत्री अभी वो यात्रा कर रहे हैं तो वो सारे लोग कवर करेंगे। तो कोई भी चीजें हैं उनको आप देखोगे, 3 से 4 लोगों के ग्रुप को देखो, आप उनको करो, प्रैक्टिस करो। तो एक पहला चीज है कि 10 जो प्रीवियस ईयर्स के थे वो चीजें, वो मैं कर के रखता हूं। एक तरह से जब एग्जाम्स होता है तो उसको थोड़ा सा कर देता हूं। फिर उसके बाद यदि मैं देखता हूं कि मैथ्स वो सही है, फिर करंट वगैरह के लास्ट के जो 1 मंथ, क्योंकि मेरे पास इतने टाइम नहीं होते, मैं जस्ट सिलेक्शन ना सिलेक्शन से हमको कोई मतलब भी नहीं होता है ना। मैं बस ये वजह से कि हाँ, यस आई एम, इफ हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं किसी कैंडिडेट को, तो मेरे लिए वो एग्जाम आसान लगना चाहिए, तभी मैं कैंडिडेट को कह सकता हूं कि ये एग्जाम आसान है, तुम कर सकते हो। और यदि मैं मेहनत करूं थोड़ा, और यदि कुछ लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे कह सकता हूं कि एग्जाम आसान है। आप कभी कुछ ऐसे टीचर्स भी होते हैं कि कभी एग्जाम्स नहीं दिए लेकिन फिर भी प्रिपरेशन करते हैं, करवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जान रहे हैं, वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो ये चीजें है पॉजिटिव में, है कि कोर सब्जेक्ट पर जो है वो हमारे पकड़ है, ठीक ठाक है, तो उसको मैं कर ले जाता हूँ। जो प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सही, मैथ सही कर लिए, करंट अफेयर्स को लास्ट 1 मंथ में रिवीजन वगैरह जो भी थोड़ा सा कर लिया। अब आपको ये क्या करना चाहिए, आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें से बेसिक्स आपको स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हो के, और अभी अब इस समय मैं नहीं कहूंगा कि अब आप बेसिक्स बुक को खोल करके बैठ जाओ, ये आप नहीं करो। यदि जो मान के चलो नेक्स्ट ईयर के लिए करने वाले हैं 69th ईयर, तो उस पर मैं कभी बाद में डिस्कशन करूंगा। अभी 68 में जिस भी कंडीशन में आप हो, इस समय क्या करो, मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर टाइम देना है। आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जितना लगा सकते हो उसको लगाओ। जितना का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 5 टेस्ट, नहीं, एक टेस्ट सीरीज लगाते हो तो 150 क्वेश्चन है। उस 150 क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस बहुत सारे क्या होते हैं ना कि रिपीटेड होते हैं, कि अब जैसे वीर कुंवर सिंह पर देखोगे, हर बार एक क्वेश्चन से 67 जो री है उसी में शायद लगता है कि उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लगता। और अदरवाइज देखो हर बार वीर कुंवर सिंह पे, तो अब उसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको मेमोरी में फिट होना चाहिए। जो क्वेश्चंस रेगुलर पे आ रहे हैं उस पर वर्क नहीं करना। तो हमेशा देखोगे जो ये 150 है क्वेश्चन, उसमें 60 क्वेश्चंस आप एक तरह से कहते हैं ना कि आंख मूंद करके लगाना कि ये सही ही होगा, तो उस 60 क्वेश्चंस पे आपको वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। अब 90 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, या किसी का है इसमें से कि 75 क्वेश्चंस उनके लिए केक वॉक है, कि 75 क्वेश्चन उनको प्रॉपर तरीका से आता है हर सेट में, तो इस पर आपको वर्क नहीं करना है। जो रिमेनिंग, तो यहां 60 यदि आपको प्रॉपर आता है तो 90 पे प्रॉपर तरीका से वर्क करो। 75 प्रॉपर आपको आता है तो 75 रिमेनिंग बच गया तो आप 75 पे वर्क करो। जितना आपको आता है उस पर आपको वर्क करना है। अब चूंकि इस बार निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया, हमेशा ध्यान रखो 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में नहीं बनने वाले, क्योंकि अब तक क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आपने अटेम्प्ट लिया, क्योंकि आपको आना ना आना वो तो करना ही है। आई रिमेम्बर जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, तो कुछ क्वेश्चंस 3-4 ऐसे आते थे ना उस समय, कि जिसमें देखा जाए तो लिटरली 10,000 ऑप्शंस होते थे। ये जो आप बीपीएससी में 6 ऑप्शन से परेशान हो ना, तो उस समय हमारे पास 10,000 ऑप्शंस उसमें थे। इसका मतलब क्या था कि वो आंसर 000 से लेकर के 999, इसके बीच में कोई भी 4 अंक में वो आंसर हो सकता था। वो 0000 भी हो सकता था, 001 भी हो सकता था, 0002 भी हो सकता था, 8765 भी हो सकता था, 2345 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता था, यानी इसके बीच में। तो यानी कि देखा जाए तो लिटरली क्या है,
10,000। अब लेकिन इसमें वो लोग निगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन, इस टाइप वाले जो 4-5 क्वेश्चन, एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं है क्योंकि वे बैक 2006 में दिया था, तो 2006 बहुत लंबा समय हो गया ना, तो अब उसमें तो ध्यान नहीं है एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। तो उसमें क्या है, अटेम्प्ट करना था कि नहीं सोल्व हो रहा है तब तो ठीक है, यदि सोल्व नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो लिख दो। हो सकता है हम वही लकीएस्ट ही रहे, नहीं कुछ है तो 1 2 3 4 ही लिख दें कि हो सकता है 1 2 3 4 उसका आंसर आ जाए, या कुछ उस ढंग से कि हम उसको ट्राई किए हाफ सोल्व करने का, लेकिन पूरा सोल्व नहीं हो पाया, तो हम इंटेलिजेंट उस टाइप का कि अच्छा ये इससे डिविजिबिलिटी का ये आ रहा है या कुछ है तो उसमें कोई रिस्क ले लिए, तो वो संभावना तो ऐसा तो उसमें निगेटिव नहीं होता था, तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते थे, तो ठीक है हम करेंगे ही, बल्कि उसमें आए या ना आए 10,000 ऑप्शन है, लेकिन 10,000 ऑप्शन में भी तो हम रिस्क लेंगे, हो सकता है हम लकी हो कि वही नंबर आ जाए, तो हम कर सकते हैं, जैसे आप उसको एक तरह से लकी ड्रॉ टाइप का ये कहते हो। तो 6 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन हो, जो भी हो, 10 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे होते हैं जिसको आपको निगेटिव मार्किंग जब होगा तो कम से कम उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे आप एवरी क्वेश्चंस को। एक और चीज होती है कि जो जब भी क्वेश्चंस होता है तो किसी में नोट लिखा हुआ है या करेक्ट के जगह इनकरेक्ट लिखा हुआ है, उसको देखो। कभी कभी क्वेश्चंस में डाउट होते हैं कि इंग्लिश वाला हम पढ़ रहे हैं तो शायद हमको वो प्रॉपर समझ में नहीं आता है, तो हम हिंदी वाला को देखें, हिंदी वालों को समझ रहे हैं तो हिंदी वाले में हम पढ़ रहे हैं, तो शायद हिंदी वाला में कोई ऐसा टर्म आ गया जिसको हम नहीं समझ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश वाले में उसको देखो। तो अभी से मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अभी आपके पास 1 मंथ प्लस है, जो 12 फरवरी को होना है, तो 12 फरवरी को है तो 1 मंथ ही आप मान करके चलो, तो 1 मंथ में है, तो 1 मंथ में क्या है, आप कोशिश करो कि अप्रोक्स 5,000 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। जब मैं 5,000 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलता हूं तो हर क्वेश्चन पर आप 2 to 3 फैक्ट्स जो हैं वो करो, तो 2 फैक्ट्स भी करते हो तो 10,000 फैक्ट्स हो जाते हैं, 3 करते हो तो 15,000 हो जाते हैं। ये करो, कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करो। कनेक्ट द डॉट्स जो है, एक स्टीव जॉब्स का नाम आप लोगों सबने सुना होगा, एप्पल के को फाउंडर थे। वो कहते थे कि एक रश्मि बंसल IIM अहमदाबाद की ऑथर हैं, पास आउट हैं, तो वो लिखती हैं एक कनेक्ट द डॉट्स पे बुक ही लिखी हैं, तो उसमें वही चीज है कि कनेक्ट द डॉट्स को हम क्या कर सकते हैं, जो पास्ट की चीजों को ऊपर हम कनेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्टीव जॉब्स जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में जो उनका पासिंग बैच था, उनके कॉन्वोकेशन को वो एड्रेस कर रहे थे, उसमें इन्होंने बोला था कनेक्ट द डॉट्स एंड स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करो कि हो सकता है हम ये पॉइंट्स नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो रिलेटेड पॉइंट्स जो है हमने कहीं और क्वेश्चंस में देखा था, तो कनेक्ट द डॉट्स करने की कोशिश करोगे तो इससे भी आपको चीजें बनेंगी। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, और ये हवा में मत रहो कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि ऐसा कुछ चीजें हो रही है या नहीं, क्योंकि मैं इस पर मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है, या जो कुछ है मैं उन चीजों में डिस्कशन डिबेट में नहीं जाऊंगा। मैं उन कैंडिडेट्स को, लिमिटेड कैंडिडेट्स को ये कहूंगा कि आप अपने मेहनत से यदि कोई 2 नंबर से मिस कर गए, कोई 3 नंबर से, और तब से दुख तो होता है जब 1 मार्क से आप मिस करते हो, तो कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से अभी तक आपने प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा पुश करो। लेकिन अभी जब आपके पास टाइम होता है तो जो क्वेश्चंस मैंने बोला ना कि यदि किसी सेट में आपको 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो जो 80 रिमेनिंग क्वेश्चन है उस पर आपको फोकस करना है, उसको लर्न करना है। जो कमजोरी है उसको दूर करो। 5 क्वेश्चन कम, ये मैं कुछ पर्सनल अपने कैंडिडेट्स को जानता हूं कि पता चला कि वो 3 नंबर से सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन मैथ में कितने ला रहे हैं, तो 6 ला रहे हैं, तो 6 में 9 ला सकते थे, या किसी का 4 ही आ रहा, वो 4 से 8 कर सकते थे। किसी का हिस्ट्री में खराब हो गया, किसी का साइंस अच्छा नहीं है, अब कोई जीवन भर आर्ट्स पढ़ा है तो शायद साइंस उसका उस लेवल का नहीं होगा, लेकिन आप साइंस 10th तक तो पढ़े हो, 10th तक, लेकिन 10th तक हो सकता है आप 10 ईयर्स पहले पढ़े होगे, लेकिन उन चीजों को 10th लेवल के स्टैंडर्ड को आप कर सकते हो। तो कभी भी मोटिवेशन अप रखो, जो लर्निंग है उसको रखो, दूसरे को कोसने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। हम अपना करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर एनर्जी लगाएं, वो करो।
यदि आप लोग चाहते हो रिस्पॉन्स ठीक रहता, ऐसे भी मैं कुछ कुछ चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम्स तक, आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उतना अच्छा चीजें, कुछ टेस्ट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। विलिंग कैंडिडेट होंगे तो कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, तो फ्यू कैंडिडेट्स आपको जेन्यून क्वेश्चंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि नंबर देखो और तुरंत आप कॉल नहीं, कॉल मैं किसी का जनरली रिसीव नहीं करता हूं। आप मैसेज कर सकते हो आइदर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। तो व्हाट्सएप नंबर है 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे जेन्यून मैसेज ये करो। ओके, तो मैं रिस्पॉन्ड जरूर करता हूँ। थैंक यू, विल कंटिन्यू।